आज की स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस की। अधिकतर लोगों के सवालात आते हैं कि मेंटेनेंस से कैसे बच सकते हैं, मेंटेनेंस कैसे बंद हो सकता है। तो चलिए आज मेंटेनेंस के नियम के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इन प्रैक्टिकली नियम से आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसा हो सकता है आपके केस में कि आपको एक भी पैसा मेंटेनेंस नहीं देना पड़े। तो आज हम बात करेंगे उन नियमों की जो वास्तविकता में कोर्ट के अंदर प्रैक्टिकल के रूप में देखे जाते हैं। जय जिनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नोट करिए नियम नंबर 1, मेंटेनेंस के केस की आपको भनक लग जाए तो उस पर फोकस करिए और अगर समन आया है तो उसे तत्काल रिसीव कर लीजिए और आप यही अनुमान लगा लीजिए या उस दिन से अनुमान लगाइए जिस दिन से आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही और आपको ऐसा लगता है वो केस करेगी, तो मेरे केस में कितना मेंटेनेंस लग सकता है, उतने रुपए महीने एक अनुमानित भरण पोषण की राशि आप अलग करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आजकल आवेदन दिनांक से यानी जिस दिन से पत्नी ने कोर्ट में केस फाइल किया था उस दिन से कोर्ट मेंटेनेंस तय करती है। तो आप अगर उसको 10 साल भी अवॉइड कर देंगे तो आपको देना पड़ेगा 10 साल पहले से। तो इसका मतलब यह है कि इकट्ठा बोझ मत पालो, जैसे ही पता लगे वैसी मेंटेनेंस के केस में शुरू हो जाइए और समन मिलते तत्काल प्रेजेंट हो जाइए और एक अनुमानित राशि बचाना शुरू कर दीजिए ताकि बाद में आपको देने में दिक्कत ना हो। नियम नंबर 2 ये कहता है कि जो पहली तारीख है आप उसमें उपस्थित हो जाइए और प्रेजेंट होकर अपना पक्ष रखिए। नंबर 3, तीसरा नियम यह कहता है कोशिश करिए कि आपसी सहमति से इस मामले को निपटा लिया जाए और म्यूचुअल डिवोर्स लेना है तो म्यूचुअल डिवोर्स ले ली जाए और साथ रहने का है तो साथ रहने का प्रपोजल रख दिया जाए। कोशिश करिए दूसरी तीसरी तारीख में ये काम हो जाना चाहिए। चौथा नियम ये कहता है कि अब बात नहीं बन रही है तो अब अपना चौथी पांचवी तारीख तक जवाब फाइल कर देना है, एफिडेविट दे देना है, बैंक स्टेटमेंट दे देना है यानी अपनी इनकम का सबूत देना है। अगर वाइफ की इनकम का सबूत है तो वो देना है। इसके अलावा आपको अपने खर्चों के एक एक पैसे की लिस्ट देनी है, अपनी लाइबिलिटीज की लिस्ट देनी है, एसेट्स की लिस्ट देनी है, पत्नी की कोई लाइबिलिटीज है उसकी लिस्ट देनी है और पत्नी के पास एसेट्स है उसकी जानकारी देनी है। पत्नी एडल्ट्री में है उसका प्रूफ आपको ही देना है। पत्नी कमाती है, पत्नी की इनकम का प्रूफ आपको ही देना है। और इसके अलावा अगर पत्नी ने किसी प्रकार की क्रूरल्टी आपके साथ की है तो इसका प्रूफ भी आपको ही देना है और पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो इसका प्रूफ भी आपको ही देना है। तो ये ध्यान में रखिए और ये फटाफट कोर्ट में आपको सबमिट करना है और जब आप जवाब देते हैं तो जवाब में आपको विस्तार से सारी जानकारी उस जवाब में लिख कर देनी है कि मेरे साथ शादी चली के आज दिनांक तक क्या क्या हुआ, क्या क्या अप्रिय घटनाएं घटी और पत्नी ने मेरे साथ क्या किया, वो सब कुछ आपको उसमें अतिरिक्त कथन करके लिख के दे देना है। नंबर 5, आपके परिवार के जो लोग हैं कोशिश करिए उनका भरण पोषण आप अलग कर दें। नंबर 6, पत्नी की इनकम है तो आपको सबूत के साथ ही देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको एविडेंस देना पड़ेगा और आपके पास अगर कोई फोटो कॉपी वगैरह है तो कोर्ट उसे डिनाई भी कर सकती है। इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जैसे आरटीआई की कॉपी, ओरिजिनल बैंक पासबुक, किसी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर, इस तरीके की जानकारियां कुछ ना कुछ होनी चाहिए, लेकिन लेटेस्ट आरटीआई की कॉपी कोर्ट मानती है। नंबर 7, आप कोर्ट में यह भी साबित करने का प्रयास कर सकते हैं कि पत्नी कमा सकती है, कमा रही थी, कमाने के काबिल है, वेल क्वालिफाइड है तो कमा सकती है। नंबर 8, पत्नी पढ़ी लिखी भी है और साथ में स्वस्थ भी है, शरीर से स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है उसको और पढ़ी लिखी है, मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वेल क्वालिफाइड है तो वो अपने लिए आय अर्जित कर सकती है, वो कमाने में समर्थ है। ये भी आपको तर्क भी कोर्ट के सामने रखना है और सबूत भी आपको रखना पड़ेगा अगर है तो। नंबर 9, अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है तो एडल्ट्री का प्रूफ भी आपको ही देना है। रीमैरिज कर ली है तो रीमैरिज का ही प्रॉपर प्रूफ देना है। क्या प्रूफ हो सकता है? कोई लीगल दस्तावेज हो सकते हैं, कोई गवाह हो सकता है, शादी की है तो पंडित का प्रमाण पत्र हो सकता है, पंडित गवाह हो सकता है, बैंड वाला गवाह हो सकता है, घोड़े वाला गवाह हो सकता है, मंडप वाला गवाह हो सकता है, टेंट वाला गवाह हो सकता है, बाराती गवाह हो सकते हैं। तो गवाह हो
या कोई वीडियो हो जो साबित करे कि हाँ, इनकी शादी हुई या अडल्ट्री में या लिविंग में रह रहे हैं। नंबर 10, आपके ऊपर आज दिनांक तक यानी शादी से लेके आज दिनांक तक कितने प्रकार से अत्याचार हुआ है, इस अत्याचार की जानकारी भी आपको कोर्ट के समक्ष रखनी है, विथ एविडेंस, विथ आई विटनेस। और अगर कोई डिजिटल एविडेंस आप प्रस्तुत करते हैं तो इसके लिए भी आपको डिजिटल एविडेंस के लिए बाकायदा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करना है और उसके साथ देना, और कोशिश करिए कि न्यायालय जो आपने एविडेंस दिए हैं उसे फॉरेंसिक लैब भिजवा के वेरीफाई करवा दे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो जीवन साथी है वो एडल्ट्री में है और आपके पास में प्रमाण नहीं है, लेकिन वो अपने फ़ोन से बात करता है और कॉल डिटेल निकलने से प्रूफ हो सकता है, तो आप पहले ये श्योर कर लें कि वो किस नंबर से बात करता है, उसी नंबर की कॉल डिटेल आपको निकलवानी है। न्यायालय आपको कॉल डिटेल भी निकलवा के दे देगी। अगर वो अपनी जॉब छुपा रही है, इनकम छुपा रही है और उसका बैंक में अकाउंट नंबर है और उस अकाउंट में पैसा आता है और आपको पता है, तो वो आप बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम कोर्ट में दे देंगे, तो कोर्ट बैंक स्टेटमेंट भी पिछले 3 साल का डायरेक्टली बैंक से कोर्ट बुलवा लेगी। अगर खाता भी बंद कर दिया तो बंद खाते का भी बैंक स्टेटमेंट आ सकता है। नंबर 11, बिना किसी कारण के अलग रह रही हो, अगर ऐसा साबित कर दें तो आप मेंटेनेंस और एलिमनी दोनों से बच सकते हैं। लेकिन साबित कैसे होगा? आपको इस तरीके से साबित करना पड़ेगा कि आज दिनांक तक मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अपने पति धर्म का पालन किया है। फिर पत्नी ने अपने पत्नी धर्म का पालन किया हो या ना किया हो, लेकिन आपने साबित कर दिया मेरी कोई गलती नहीं है और मैंने पति धर्म का पालन किया है, इसके बावजूद भी मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही, तो साबित हो जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। और नंबर 12, अगर आपसी सहमति से अलग हुई है और अपना मेंटेनेंस छोड़ा है, तो इस परिस्थिति में भी कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। तो ये वो 12 नियम हैं जो आपको पता होना चाहिए और ये प्रैक्टिकली तौर पर कोर्ट में चलते हैं, तो आपको इन नियमों का ध्यान रखना होता है। और ध्यान रहे, कोर्ट हाउसिंग लोन को कंसीडर भी करती है। कुछ लोग मेंटेनेंस बचाने के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं और कोर्ट उन्हें कई बार कंसीडर नहीं करती है। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से खरीदी करने लगते हैं और कोर्ट उसे कंसीडर नहीं करती है। तो आप क्रेडिट कार्ड का बिल्कुल भी यूज ना करें, अपने अकाउंट में किसी अन्य व्यक्ति का पैसा ना लें, नहीं तो वो आपकी इनकम मानी जा सकती है। और अगर आपके ऊपर कोई लोन है या लेना जरूरी है तो आपका हाउसिंग लोन होना चाहिए, मेडिकल लोन होना चाहिए यानी दवाई के लिए लोन होना चाहिए, या फिर पढ़ाई के लिए एजुकेशनल लोन। ये तीनों प्रकार के लोन होंगे तो इसकी ईएमआई को कोर्ट कंसीडर करेगी। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।